हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया हैं सब लोग। जय हिंद, राम राम। केम छो मजामा? चक्रवृद्धि ब्याज क्लास नंबर 11 आपके सामने है। आज के सवाल फिर बहुत दमदार रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक क्लास और उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। एडवांस मैथ्स की बुक इस महीने के अंत तक आएगी। चलो भाई, सब एकदम बढ़िया। हम्म ओके, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग बढ़िया हैं? आइए, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है। रमन ने लक्ष्मण से 15,000 रुपए का ऋण लिया। उनके बीच यह सहमति बनी कि रमन को प्रथम 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज देना होगा, चौथे वर्ष से 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, 5वें वर्ष के अंत में पूरी धनराशि अदा करनी है, नहीं की तो लौटानी होगी। यदि वह 5वें वर्ष के अंत में ऋण की कुल धनराशि लौटाता है तो कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया? मस्त है एकदम। ठीक है, बुक वाले रोज आते हैं। कोई ऐसी टेक्निक लाना पड़ेगी कि यहां से इनको डंडा मार सकें। ठीक है, टेक्निकल टीम को बोलना पड़ेगा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि यहां से बटन दबाएं और इनको डंडा पड़े उधर। अच्छा डॉली, बस आज 27 तारीख हो गई, 29 जनवरी में 2 दिन बचे हैं। कल का दिन ही बचा है, परसों तो राज खुली जाएगा। आखिर क्या होने वाला है? ठीक है, चलिए आइए देखिए यहां पर क्या है। 8% के हिसाब से 3 साल तक साधारण ब्याज चलेगा। पहले 3 साल तक 8% के हिसाब से, पहले 3 साल 8% के हिसाब से साधारण ब्याज चलेगा। तो 1 साल का 8, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 24। ये हो गया 1 से लेकर 3 साल। चौथे साल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, 5वें साल भी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इस प्रकार टोटल 5 साल में कितना ब्याज लगेगा, ऐसा वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि भाई 24% ब्याज पहले ही लग चुका है, 10-10% ब्याज और लगेगा, यानी लगभग 44 को राउंड ऑफ किया जाए क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगा तो लगभग 50% ब्याज लग सकता है। तो 15,000 का 50% होता है 7,500 और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 22,500 आपका आंसर इसके आसपास आएगा। और ये ऑप्शन में भी है, मतलब हमने जो अनुमान लगाया है वो सही है। ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 24 के ऊपर 10, 10 के ऊपर फिर और 10, तो लगभग वो 50% हो सकता है। इसको अभी मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ऐसा कैसे होगा, वो भी अभी हम देखेंगे, है ना। चलो इसको हटाते हैं। मान लो ऐसा दिमाग न लगाते बने तो क्या करना है? तो हमें यूज करना है x प्लस वाई, x गुणा y बटे 100। इसको आप यूज करिए भाई। पहले 3 साल तक तो सिंपल इंटरेस्ट लगा, 1 साल का 8, 3 साल का 24, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10%, फिर 10%, ऐसे 2 बार चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अभी तक 24% ब्याज लग गया, अब उसके ऊपर 10% और लगेगा। तो 24 प्लस 10, 24 गुणा 10 बटे 100। तो 24 और 10 का आपने अगर गुणा 24 और 10 को आपने अगर जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा? ये 34 आ जाएगा। 24 और 10 240, यानी आ जाएगा 2.4। तो ये टोटल कितना बनेगा? ये बनेगा 36.4, 36.4। यानी 24% के ऊपर जब 10 पे 10% ब्याज लगेगा, 24 और 10 और ब्याज पे ब्याज, तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा? ये से हो जाएगा। आप एक तरीका तो ये लगा सकते हो,
आप अगर चाहो तो ट्री मेथड भी लगा सकते हो। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया, ये आपका थर्ड सेक्शन हो गया। यहां तक 24% लग गया, इसके बाद 10% लगेगा, इसके बाद फिर से 10% लगेगा। ये जो दूसरा साल इससे ब्याज मांगेगा तो 24 पे 10% लगेगा 2.4। ये इस पर भी ब्याज देगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.4। और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 10 का 10% कितना लगेगा 1, और इसका भी 10% लगेगा तो कितना लगेगा 0.24, है ना। ये ज्यादा इजी रहेगा। तो 24 10 10 हो गया 44, 44 प्लस 1 45, 45 में आपने 4 जोड़ दिया 49.8, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपका 50.04 आ रहा है क्या, 50.04% आ रहा है क्या। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो अब आप समझ लो कि 15,000 का 50% यानी लगभग 7,500 ब्याज लगेगा। तो 22,500 रुपए के आसपास आप वापस पैसा लौटाओगे। सो द आंसर विल बी ए। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आशुतोष support@winnersinstitute.in पे मेल करिए। भुवनेश धुर्वे, आपका नाम ले लिया, बस खुश। फर्स्ट डे है तो रेशो परसेंटेज पढ़िए, ये चैप्टर का लास्ट डे है, बीच में से मत पढ़िए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा विशाल, चलो हमें बता दो तुम अभी कमेंट में, देखते हैं क्या अनुमान लगाया है तुमने। पंद्रह हजार का 50% ब्याज 7,500 ऐसे आया था वो। अच्छा बताओ शैलेंद्र, अभी बताओ। ओके, खुशबू का आंसर आ गया है, खुशबू कुमारी, इनका आंसर आ चुका है। वेरी गुड खुशबू। हम्म, अच्छा। एक व्यक्ति ने दो योजनाओं ए और बी में समान धनराशि का ब्याज की समान दर पर निवेश किया। योजना ए में साधारण ब्याज मिला जबकि बी में चक्रवृद्धि ब्याज मिला। 2 वर्ष के उपरांत योजना ए से प्राप्त ब्याज 1920 रुपए है जबकि बी से 2112 रुपए प्राप्त हुआ है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ए और बी में 2 साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्या बोलती है जनता। यस अजय, आ सकते हैं। चलें देखें, 2 साल का जो ए योजना पर 2 साल का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 1920 है और बी पर जो लग रहा है वो 2112 है। आप अगर यहां पे देखेंगे तो 192 रुपए ब्याज ज्यादा लग रहा है क्या, है ना। 192 रुपए ब्याज यहां पे ज्यादा लग रहा है, नहीं 192 नहीं, अच्छा 2 से ये गया, 11 में से 2 गया 9, 192 रुपए ब्याज लग रहा है। याद आया। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 साल का सवाल आए तो हम लेते हैं डिफरेंस, नीचे
सिंपल इंटरेस्ट का आधा और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का आधा और मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आपको याद है ना? ये जो दो है ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 गया, 192 से 192 गया, और इनका मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया 20%। तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है, 20% हो रहा है। ओके भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। अब बोल रहे हैं अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दें तो ए और बी में क्या है? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, बाद में इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा रहे हैं, बट अब इसका मतलब अब जो इफेक्टिव रेट होगा वो 24% होगा। अब 20% के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, 24% के हिसाब से हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे कहा है जो योजना ए है ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगी थी और बी में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ था, तो अगर 4% दर हो जाए तो ए और बी में 2 साल में कितनी राशि आपको मिलेगी, यह आपसे पूछा गया है। तो अब एक बात समझें आप, जो योजना ए है इसमें 1920 रुपए ब्याज लग रहा है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था तो ये 2 साल का था, मतलब ये अपने आप में 40% का था। अब अगर 24 हो जाएगा तो 2 साल का कितना हो जाएगा 48। 1920 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट था, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, तो 2 साल का 40, यानी इसको 40 से डिवाइड करेंगे, और बाद में आपको 2 साल का बताना है 48, तो 48 हो जाएगा। अब बी पे आ जाओ। इसी प्रकार बी में 2112 रुपए हैं और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्र वृद्धि ब्याज है। 1 साल का 20, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44, और अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 है। 1 साल का 24, तो 2 साल का 48, और 24 का वर्ग 5 76, ये जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका 53.76। तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैलकुलेशन पहले 20% के हिसाब से हो रहा था, अब अगर 24% के हिसाब से होगा तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपी लगेगा। इसको सॉल्व करके आपको कोई वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू मिलेगी, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आंसर आपका ए वाला आ जाएगा 4884। आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? ए 4884.48 इज द राइट आंसर। अच्छा फौजी भाई, 29 तारीख को पता चलेगा आप जो गैस कर रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा अजय, थैंक यू। ठीक है विशाल। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी 2 साल का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस लेते हैं, नीचे सिंपल इंटरेस्ट का हाफ करते हैं, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है। और अब इस रेट को 4% बढ़ा दें यानी 24 कर दें, है ना? तो ये अपने आप में 2 साल का है तो ये 40% था, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। 1 साल का 20, 2 साल का 40, 1 साल का 24, तो 2 साल का 48, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1 साल का 20, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44, 1 साल का 24, तो 2 साल का कितना 53.76। जब आप इन दोनों को काटापीटी सॉल्व करोगे आंसर आपका ए आएगा। काफी टाइम हमने इसमें दिया, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 118, 118। हम्म पढ़े भाई सवाल को, काफी आसान है।
एबीसी तीन अलग अलग योजनाएं हैं और इसमें 20%, 15%, 10% के हिसाब से निवेश करते हैं। एक साल बाद इनका रेशो क्या होगा? देखो, एक योजना में आपने 3 रुपए लगाए, एक में 4 लगाए, एक में 5 लगाए, ठीक है। एक में 20% ब्याज मिलेगा यानी 120, एक में 15% ब्याज मिलेगा यानी 115, और एक में 10% ब्याज मिलेगा यानी 110। ठीक है जी। अब यहां पे परसेंटेज से सब परसेंटेज कॉमन कैंसिल हो गए। 5 से मैं इसको उड़ा सकता हूं 24 बार, 5 से ये 23 बार, 5 से ये 22 बार। और कुछ हो सकता है क्या? 24 का 3 गुना 72, 23 का 4 गुना 92, 22 का 5 गुना 110। ये सब 2 से और कट सकते हैं, है ना? 2 से या 4 से, 2 से ही कैंसिल होंगे। 2 से ये कैंसिल होगा 36 बार, ये कैंसिल होगा 46 बार, और ये कैंसिल होगा 55 बार। तो बस यही आपका आंसर आएगा। देखो, एक साल का क्वेश्चन था ना, तो यहां पे कोई दम वाली बात नहीं थी, ठीक है। 3 रुपए पर 20% ब्याज लगेगा यानी 120, 4 पर 15% यानी 115, 5 पर 10% यानी 110, एंड इनका जो रेशो बनेगा वो ये बनेगा 36, 46, 55। दिस इज योर राइट आंसर। काफी इजी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119, 119, 119वां सवाल आपके सामने। अच्छी बात है राजेश। होगा शुभम, 29 को खत्म होगा। अच्छा, सौ प्लस इसलिए किया क्योंकि ब्याज सहित जो पैसा मिलेगा, मिश्रधन अमाउंट, उसी का रेशो बताना है ना, इसलिए 100 प्लस करेंगे। केवल परसेंटेज निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, हमें अमाउंट सहित बताना है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाती है। अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेशन होता हो तो कितने वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी? अगर वार्षिक कैलकुलेशन हो तो देखो, 2 साल में 6 महीने में अर्धवार्षिक कैलकुलेट होते होते 16 गुना हो रही है। देखो, पहले 0 महीना, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, और फिर 6 महीने। इस प्रकार 2 साल पूरे हो गए। 6 महीने के 4 सेट बनेंगे, 6 मंथ के 4 सेट बनेंगे। अब 16 गुना होने का मतलब है कि यहां पे ये दुगना हो गया, फिर यहां पे दुगना हो गया, फिर यहां पे दुगना हो गया, फिर यहां पे दुगना हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे ही होगा भाई। 6 महीने में 2 गुना होगा, तभी तो 2 साल में पूरा 16 गुना होगा, 16 टाइम्स होगा। ठीक है, यह बात हो गई। अब आपको एक बात समझनी है, कैसे? अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। आपको पता है कि अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है ना? जो ब्याज की दर है वो आधी होती है। तो अगर मैंने 1 रुपए दिया होगा तो वो 6 महीने में 2 रुपए बन जाएगा। अगर मैंने 1 रुपए दिया होगा तो वो 6 महीने में 2 रुपए बन जाएगा। तो 1 रुपए बन गया आपका 2 रुपए, यानी 1 रुपए ब्याज लगा 1 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% हो जाएगा। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो कि ये तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली है,
ये दर आधा होने के बाद है, तो इसका मतलब इसका मुझे डबल करना पड़ेगा। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% चल रही है ईयरली। वार्षिक में ब्याज की दर क्या चल रही है? 200% चल रही है। तो आपसे कहा है कितने समय में यह स्वयं का 27 गुना हो जाएगा? कितने साल में यह स्वयं का 27 गुना हो जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वार्षिक चलूंगा तो 1 रुपए पर 200% ब्याज लगेगा, यानी 2 रुपए ब्याज लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अगर 1 रुपए पर 200% ब्याज लगेगा तो 2 रुपए ब्याज लगेगा, ब्याज सहित वो कितना बन जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो धनराशि 1 वर्ष में 3 गुना हो जाती है वो कितने वर्षों में 27 गुना होगी? सो दिस इज 3 की पावर 1 एंड दिस इज 3 की पावर 3। तो ये है आपका 1 इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1। तो ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, तो यहां आ जाएगा कि 3 वर्ष में कितने गुना होगा? 27 गुना, 27 टाइम्स। दिस इज योर आंसर, बिल्कुल सही वाला। ओके भाई, बात समझ में आ रही है? बहुत तगड़ा सवाल है। पहले तो हमें देखना है कि 6-6 महीने में 16 गुना होगा। 16 गुना 6-6 महीने के कितने सेट बनेंगे? 6-6 महीने के 4 सेट बनेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 0 साल से 6 महीने, 0 से 6 पे जाओगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी 1 रुपए क्या बन जाएंगे? 1 रुपए 2 रुपए बन जाएंगे। तो यहां पे 1 रुपए ब्याज लगेगा 1 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100%। ये आपका क्या आ जाएगा? हाफ ईयरली आ गया। अर्धवार्षिक 100 है तो साल भर का ब्याज कितना आएगा? 200% आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें, वार्षिक कैलकुलेशन करें, ईयरली कैलकुलेशन करें, तो हमारा 1 रुपए पर 200% ब्याज लगेगा, यानी 2 रुपए ब्याज लगेगा, तो वो 3 रुपए बनेगा। 1 रुपए क्या बनेगा? 3 रुपए बनेगा, है ना? तो 1 साल में 3 गुना, तो कितने साल में 27 गुना? सो द आंसर इज 3 ईयर्स। 3 साल आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। देव, मैं देखता हूं कहां पर सेंड किया है, मुझे एक बार फिर से भेज देना, मैं आज ही देखता हूं। साथ है भाई, फौजी भाई, हम साथ है, चिंता ना करो। ठीक है, नेक्स्ट। तेरहवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 है। 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अगर ब्याज की दर 14 सही 2/7% हो, 14/7% हो। ठीक है, देखो 10वें वर्ष का आपको ब्याज ज्ञात करना है, यानी पहले 10वां वर्ष आया होगा, फिर 11वां, फिर 12वां और फिर 13वां, और ऐसे कैलकुलेट होने के बाद क्या बना होगा? 1024, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14/7%, यानी 1/7। 1/7 का मतलब कि 7 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा 8। तो मेरे पास कोई पैसा था, 7 पर 1 रुपए ब्याज लगा 11वें साल में, फिर 7 पर 1 रुपए ब्याज लगा, फिर 7 पर 1 रुपए ब्याज लगा, और इस प्रकार आफ्टर 3 इयर्स, 10वें साल के बाद 13वें वर्ष में कितना पैसा मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 1024। ठीक, तो अब यहां पे ये x रहेगा, 8 8 8 क्या हो जाएगा? 512, 7 7 7 क्या हो जाएगा? 343 इज इक्वल टू 1024, 1024, है ना? 512 का ये दुगना है, तो इसका 343 का दुगना कर दो, 6, और 43 का डबल 86,
ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए, सॉरी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, 10th ईयर में जो इंटरेस्ट था वो 686 था। ये आपका आंसर है, क्योंकि इंटरेस्ट हर बार बढ़ते जाता है, हर साल 14/7% बढ़ते बढ़ते यहां से वो बढ़ते बढ़ते ये बन गया, यानी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलें आगे, समझ में आ गई बात यहां तक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 121। सवाल नहीं बन रहे हैं, क्या करें? पूरे चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन करें, रिवीजन करने पे चीजें बनने लगती हैं। चलें, ये वाला कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था काफी डिटेल में। एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 रुपए है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740 है। मूलधन ज्ञात करें। आप याद करिए, मैंने कंसेप्ट बताया था ए, बी और सी, याद आया? जब भी दूसरे साल के डिफरेंस की बात होती थी तो ओनली बी लेते थे, और जब तीसरे साल के डिफरेंस की बात आती थी तो हम सब कुछ लेते थे। याद आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, ये बोल रहे हैं कि दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो 3600 है। भाई प्रिंसिपल यहां कुछ था, उस पे इंटरेस्ट लग के ए लगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग के बी जनरेट हुआ, फिर बी पर ब्याज लग के सी जनरेट हुआ। इन्होंने कहा कि दूसरे साल का डिफरेंस 3600 है, तो यहां दोनों जगह 100% 3600 और 3600 आएगा, और ओनली तीसरे साल का जो डिफरेंस है वो 7740 है। तो देखो 36 36 कितना होता है? 7200। सो द रिमेनिंग इज व्हाट? रिमेनिंग इज 540, यानी यहां पे 540 आएगा। केवल दूसरे साल का डिफरेंस यहां, और जो यहां आता है वो यहां दोनों जगह आता ही आता है, इसको हम हजारों बार कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां भी 3600, यहां भी, और तीसरे साल में टोटल डिफरेंस आ रहा है इतने का, यानी 7200, तो ये हो गया, तो बचा 540। अब मैं ये पता लगा सकता हूं कि 540 रुपए जो इंटरेस्ट लगा होगा वो लगा तो 3600 पर ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब हम करेंगे सॉल्व, तो 18 दूनी 18 तिया, 2 से कैंसिल हुआ, तो ये कितना आएगा? 15% आएगा। नाउ ध्यान से देखना, प्रिंसिपल कुछ था, उस पे इस पर 15% इंटरेस्ट लगा होगा, तो पहले साल का इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट पर फिर इंटरेस्ट लगा होगा तो ये आया होगा। तो पहले 15% ब्याज लगा, फिर 15% लगा, तब जाके 3600 आया। आप चाहें तो 15% को डायरेक्ट 15/100, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 3/20, 3/20, 3/20। तो आप चाहें तो यहां पर भी 3/20 लिख दो, और यहां पर भी आप 3/20 लिख दो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये आ गया, ये आ गया आपका 3600, यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 3, यहां भी 3, राइट? तो 3 और 3 9, 9 से कैंसिल होगा ये 400 बार, 400 का 800, 800 का दुगना 16, 1 2 3 4, 1,60,000, 1,60,000 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। आ रही बात समझ में? 1,60,000, 1,60,000 आपका आंसर आएगा, जो प्रिंसिपल था। और हमने ऐसे 2-3 सवाल पहले करे हैं, है ना? ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं, और कुछ नहीं था। टोटल नहीं हुआ है, वो 13th ईयर का ही इंटरेस्ट है। शिवांगी, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है ना? इंटरेस्ट पे लगा 11th ईयर का, फिर 11th पे इंटरेस्ट लगा 12, 12 पे लगा 13, तो 13th ईयर का इंटरेस्ट ही 1024 है। हम उसको प्रिंसिपल नहीं बोल रहे हैं।
प्रशांत मेल करिए सपोर्ट टीम को। अच्छा हेमंत, वेरी गुड। ओके भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7। भव्य और वीर अपने मूलधन का निवेश दो भिन्न योजनाओं में करते हैं। भव्य 2 वर्ष के लिए 100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर निवेश करता है और वीर भव्य से 4000 रुपए अधिक राशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर निवेश करता है। दोनों कुल ब्याज के रूप में 9632 रुपए में प्राप्त करते हैं। वीर द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? चलें समझें। आइए, भव्य और वीर दो अलग अलग योजनाओं में निवेश करते हैं। तो पहले भव्य के बारे में लिख लेते हैं। भव्य क्या कर रहा है? 2 साल के लिए 100 रुपए की राशि 20% पर, 100 रुपए 2 साल तक 20% के हिसाब से। दूसरी तरफ वीर है, यह भव्य से 4000 ज्यादा करता है। भव्य से 4000 रुपए ज्यादा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। और ये वाले भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हैं और ये वाले भाई साहब साधारण ब्याज पर करते हैं, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दोनों का टोटल इंटरेस्ट 9632 है। तो वीर द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? वीर ने कितना पैसा लगाया होगा, ये आपसे पूछा है। क्लियर है भाई? चलो, अब मैं आपको यहां पे एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो एक चीज समझो, इसने 100 रुपए पे ब्याज दिया, इसने एक्स के साथ साथ 4000 पे ब्याज दिया। मान लो कि यहां पे 10,000 रुपए है, तो यहां पे 10,000 प्लस 4000 है, यानी 10,000 तो दोनों में कॉमन है। ये 4000 हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहा है। तो इस 4000 पे कितना ब्याज लग सकता है वो उड़ा दो। देखो 4000 रुपए है एक्स्ट्रा, हम एक से दोनों में अगर कॉमन करना चाहते हैं तो इस 4000 को निपटाना पड़ेगा। 4000 रुपए पर 1 साल का 15 तो 3 साल का 45% कितना हो गया? ये हो गया आपका 1800 रुपए ब्याज। यानी इस अगर यहां एक से तो तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो 4000 ज्यादा है, इस 4000 पर 1 साल का 15, 3 साल का 45% आप ज्यादा पे करोगे, यानी 1800 रुपए आप ज्यादा पे कर रहे हो। किसके कारण? इस 4000 के कारण। तो आप ऑलरेडी 9632 रुपए चुका रहे हो, उसमें से 1800 रुपए को हटा दो तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 16 में से 8 गया, 8 में से 1 गया। मतलब अगर हम देखें, अगर इसका भी 100 रुपए लें और इसका भी 100 रुपए लें तो इतना ब्याज आएगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक्स दोनों में कॉमन है। 4000 रुपए जो ज्यादा है, उस 4000 पे कितना इंटरेस्ट लगा होगा? 1800। तो अगर इस 4000 की कैसेट खत्म करनी है तो इसके 1800 रुपए ब्याज को उड़ा दो। अब समझना, एक्स पर 1 साल का 20 तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। तो 100 रुपए पर 44% ब्याज लगा, और उधर वाले एक्स पर 1 साल का 15 तो 3 साल का कितना? 45% ब्याज लगा। और ये अपने आप में किसके बराबर है? 7832 के, क्योंकि मैंने 1800 रुपए को पहले ही साइड कर दिया ताकि मैं दोनों में से केवल एक्स पर कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है भाई, एक से दोनों में कॉमन निकला तो 44 और 45 क्या बन गया? 89%, विच इज इक्वल टू 7832। और आप इसको सॉल्व करोगे, 7832 अगर 89% है तो 100% क्या? इससे आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी, एक्स का मान कितना। ठीक है, तो अगर यहां पे आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, वो एक चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 89 से 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 9 तो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 9 8 ये 8800 बार कटेगा।
अगर एक्स की वैल्यू 8,800 है तो एक्स पैसा किसने लगाया मेरे भाई? एक्स पैसा लगाया भव्य ने। तो समझना, भव्य ने कितना पैसा लगाया? तो 8,800 आप यहां पे प्लस कर दोगे, यानी 8,800 उसका आ जाएगा, 8,800 उसका आ जाएगा। तो 8,800 एक्स की वैल्यू है, तो भव्य ने लगाया 8,800 और वीर ने उससे 4,000 ज्यादा लगाया, तो 8 4 12,800 ये आ गए दोनों के पैसे लगाए हुए। आपसे पूछा है वीर का इन्वेस्टमेंट बताइए, 12,800 इज द आंसर, 12,800 है ना। हमने कुल मिलाकर ये जो 4,000 रुपए ज्यादा था इस पर लगने वाले ब्याज को हटा दिया, तो जो बचा वो भी एक्स पर लगा, वो भी एक्स पर लगा। एक्स मुझे कॉमन लेना था, इसलिए मैंने क्या करा, इस कांटे को हटा दिया, ये कांटा था उसको हटा दिया। बात बड़ी सिंपल हो गई उसके आगे। आया, मस्त दिमाग लगाया। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 123, 123। 12,000 रुपए की राशि पर 2/5/8 ईयर्स के लिए 8% से ब्याज लगाना है। ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो कितना लगेगा? बहुत प्यारा सवाल, कुछ नए फ्लेवर के साथ। 44 और 45 को जोड़ेंगे तो प्रियंका जी 89 आएगा। यस शिवम, देखो शॉर्ट में लिखते हैं 12,000 रुपए हमारे पास हैं, 2/5/8 ईयर्स हैं, दिस इज ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन, और 8% है। ठीक है, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरी बात समझना, मेरे पास ये ईयर है, फर्स्ट ईयर और 5/8 ईयर, फर्स्ट ईयर 5/8 ईयर, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, है ना। साल भर का मतलब पहले साल 8% ब्याज लगेगा, फिर अगले साल दोबारा 8% ब्याज लगेगा, और 8% साल का, तो 5/8 साल का कितना? 8% पूरे साल भर का है, तो 5/8 ईयर्स का कितना? तो ये लगेगा ओनली 5%, सिर्फ कितना? 5%। हो गया काम आपका। ठीक है, एक साल का 8, तो 2 साल का कितना? 1664, फिर 1664 के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो यहां पे लगा दो x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन 100। हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई पहले साल का 8, दूसरे साल का 8, तीसरे साल का 5, इसको हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका 5% ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ये दोनों जुड़ेंगे तो 16 में 5 जुड़ेगा, 21.64, और ब्याज पर ब्याज 1664 में 5 का गुणा और बटे में 100, तो ये तो आपका 21.64 रहेगा। इसका गुणा करिए, 16, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30 और 2 32, 5 6 30 और 3 33, 5 और 3 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसमें जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 20, 8 और 4 7, 8 6 14 और ये 22.477, यानी लगभग इसको मैं 22.5% भी बोल दूं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, 12.5%, सॉरी 22.5%। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, 12,000 का 22.5% निकालना है। मैंने दशमलव के कारण एक जीरो नीचे और एक्स्ट्रा लगा दी, और अब कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0, 24
और 3 हो जाएगा कितना, 27। 2700 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। और 2700, अब देखो एक बात समझना, आंसर 27 से बड़ा आएगा कि छोटा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक 2700 के करीब है, दोनों 2700 के बेहद करीब है, लेकिन इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है तो वो हम पता लगाएंगे। देखो आपने 27.47 को 5 करा, आपने वैल्यू को बढ़ाया तो आपका आंसर ज्यादा आ रहा है, लेकिन रियल में आंसर कम आना चाहिए। तो आंसर 2700 से करीब और छोटा होगा, और 2700 से छोटा क्या है, 2697। ये आपका आंसर आएगा 2697। 2700 के क्लोज बट स्मॉलर देन 2700, क्योंकि आपने इसको बढ़ाया था, बढ़ाया इसलिए आंसर बड़ा आ रहा है, लेकिन आंसर छोटा होना चाहिए। सो द रियल आंसर विल बी 2697, 2697। आ रही बात समझ में? हम्म, आया समझ में कैसे डील करना है टाइम को? 2 5/8, तो पहला साल, दूसरा साल और 5/8, ये 8% ईयरली है। पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, और 8 का 5/8 यानी 5%। तो ये आ गया 1664, ये आ गया आपका 5, है ना। कैलकुलेट करा तो टोटल प्रोसेस होके बना 22.5। तो इसको जब आपने सॉल्व करा 2697 विल बी दी राइट आंसर, एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, मजा आया? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 124। 1/3 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इतना ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट इज गिवन। आपको प्रिंसिपल पता लगाना है, मूलधन पता लगाना है कि मूलधन क्या होगा। यस, चेन रूल टाइम एंड वर्क से लिंक है। ठीक है, चलो बिल्कुल अंजलि जी। देखिए 1/3 यानी पहला साल, फिर से पहला साल, और फिर 1/3 साल, 1/3 साल। पहले साल पूरा 10% लगेगा, दूसरे साल पूरा 10% लगेगा, और तीसरे साल 10 का 1/3 लगेगा। तो 10 का 1/3 यानी क्या होगा, 10/3%। 10/3% का मतलब क्या होगा, 10/300। सो दिस इज 1/30। 10/3% का मतलब क्या होगा, 1/30, 1/30। मुझे एक बात बताओ, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी 10 पर एक इंटरेस्ट लगेगा 11, फिर 10 पर एक इंटरेस्ट लगेगा 11, फिर 30 पर एक इंटरेस्ट लगेगा 31। जैसा देश वैसा भेष, जैसा प्रश्न वैसी मेथड, ये लगाना आना चाहिए। ठीक है, इनका आपने गुणा करा तो ये आ गया 3000, और इनका अगर आपने गुणा करा सो दिस इज 121 इंटू 31, 31 इंटू 1 3, 31 दूनी 62, यानी 5 6 31 और 6 3751, 3751। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, इनके बीच का डिफरेंस है 751, और ये जो डिफरेंस होता है यही इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। सो दिस इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट। और जबकि रियल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, रियल में है 1201.60। नाउ 1201.60 अगर 751 है, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी 300 की वैल्यू क्या होगी, यह आपको पता लगाना है। ठीक है भाई? हाँ, चलो क्या करोगे, क्या आंसर आ सकता है?
7 से 1 बार और 6 बार। देखो जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंसिल होगा आपका, ये कैंसिल होगा आपका 1.6, ठीक है 1.6, यानी इससे अगर ये कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल होना चाहिए लगभग 16 बार, है ना। इसको अगर आप और हटा दो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है लगभग 16 बार कैंसिल होगा। 16 × 48, 4800 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 4800, 4800। अच्छा यहां पे एक जीरो कम लगाई ना मैंने, यहां एक जीरो और लगा लेना। लगभग देखो पहले एक बार ही भाग जाएगा, फिर मैंने यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मैच करा तो ये 1.6 आया। 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 विल बी द आंसर। 4800 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिना दिक्कत परेशानी के, ठीक है। $4800 ही आएगा, बिल्कुल सही है। इसको देख लो भाई, हाँ 75 मान के भी कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको ये दे रहा हूं होमवर्क, है ना। और आज रात को 8:30 पे मेरी एक गेसिंग पेपर वाली क्लास है, उसको आप जरूर अटेंड करिए अगर आपके पास टाइम है। कुछ अच्छे मिक्स क्वेश्चंस में कराऊंगा। और कल मुझे एक काम है लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। अगर वो काम नहीं रहा तो कल आपकी क्लास लगेगी, और अगर कल कुछ वो काम आ गया, मतलब मुझे कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, शाम तक मुझे कंफर्म होगा। अगर मैं कल नहीं जाता हूं तो आपकी क्लास लगेगी, और अगर कल जाना पड़ गया तो शनिवार है, कल आपको क्लास नहीं दिखाई देगी। आपको शाम तक पता चल जाएगा कि कल क्लास है या नहीं है ना। एक क्लास इसके बाद हम और करेंगे, कल हो सकती है या फिर मंडे को होगी। उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि एक चैप्टर आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए संडे तक, क्योंकि उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो ये जो चेन रूल चैप्टर है आपको रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और चेन रूल एक सपोर्टिंग चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा आपको इस चैप्टर में पढ़ के। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्डेड आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको आप सब लोग पढ़िए। सैटरडे संडे 2 दिन का समय है। अगर क्लास कल हो गई तो फिर मंडे से हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, कल नहीं हुई तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन इस चैप्टर को आप सबको रिकॉर्डेड पढ़ना है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आफ्टर दैट विल स्टार्ट टाइम एंड वर्क, है ना। समय और कार्य हम शुरू करेंगे। और 29 जनवरी को आपको पता ही है कुछ धमाकेदार घोषणा होने वाली है, कुछ एक नए राज का खुलासा होने वाला है। तो 29 जनवरी संडे रात 8 बजे आप लोग जरूर पधारिएगा, ठीक। ओके, आज यहीं क्लोज करते हैं, बाकी कल कोशिश करते हैं कि कल क्लास हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।